कि प्रताप, दीपक कुमार गुप्ता, आयुष, सुमित और उसके बाद में रतन कुमार, नहीं रत्नांग कुमारी, अंशुल, प्रदीप सिंह और यहाँ पर आपके किशन कुमार जी, प्रदीप, अंशुल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बच्चों, मैंने कल आपको बताया था ऋग्वेद के बारे में, मतलब जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में, कि उसमें कौन कौन सी चीजें थी। और मैंने ये बताया था कि आज की क्लास में मैं पहले आपको उपनिषद पढ़ा दूंगी, फिर मैं वेद पढ़ा दूंगी, है ना। तो उपनिषद क्योंकि बहुत छोटा सा है कि भाई हमें यही जानना है कि उपनिषद कितने होते हैं, कौन से वो उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में होते हैं, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। अब उसमें गुरु नहीं था, लिखा हुआ था समीप में बैठ के शिक्षा प्राप्त करना, तो बिल्कुल वही हो जाएगा। अगर गुरु नहीं लिखा तो क्या लिखा, लेकिन लिखा तो है ना कि समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। तो यही उपनिषद का अर्थ होता है। और ये अभी अभी लेटेस्ट जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर हुआ है वहां पे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम वैदिक सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और उसमें मैम वैदिक सभ्यता के अंदर हम पढ़ेंगे अभी उपनिषद के बारे में। उपनिषद देख लेते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ उपनिषद क्या होता है। तो आप कहोगे कि मैम गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, यही उपनिषद का अर्थ होता है। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, यह आपको ध्यान रखना है। सुरेश कुमार जी, क्या चेक करना है बेटा? क्या चेक करना है वो भी लिखना होता है ना। और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं कि आपके जो डाउट्स होते हैं उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है। मैं यहाँ पर सभी बच्चों का डाउट सॉल्व करूं ये पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें आप क्या क्या कर लोगे? क्या चेक करना है इतनी देर से? बस चेक मैम, चेक मैम, चेक मैम। अरे क्या चेक करना है बेटा, वो भी लिखना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो यहाँ पे अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये उपनिषद का अर्थ होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि कुल उपनिषद कितने हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी है, तो मैम हम कह देंगे कि 108 है। अब 108 को जब हम डिवाइड करते हैं तो बेटा जी 4 आपके ऐसे उपनिषद हैं जो सिर्फ गद्य में हैं। अब मैम ये क्या होता है? 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं, यानी हम कह सकते हैं ओनली इन प्रोज, ओनली इन प्रोज, इंग्लिश में कहते हैं प्रोज। ठीक है, 2 उपनिषद ऐसे हैं बेटा जो गद्य और पद्य दोनों में हैं। 2 ऐसे हैं जो गद्य प्लस पद्य दोनों में हैं और उनको हम कहेंगे प्रोज प्लस पोइट्री, प्रोज प्लस पोइट्री। और अगर कोई भी चीज गद्य और पद्य दोनों में होती है, प्रोज एंड पोइट्री दोनों में होती है, तो बेटा जी वो एग्जाम्पल होता है, वो उदाहरण होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा चंपू काव्य का। क्या कहते हैं उसको? चंपू काव्य। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कौन सा वेद चंपू काव्य का एग्जाम्पल है, कौन सा उपनिषद चंपू काव्य का एग्जाम्पल है। तो अब आपको मैं नाम भी बताऊंगी कि वो कौन से 2 आपके उपनिषद हैं जो चंपू काव्य के उदाहरण हैं। और जो 102 हैं वो सिर्फ पद्य में है। वो किस में है? वो सिर्फ पद्य में है। ओनली इन पोइट्री, ओनली इन पोइट्री। तो हमें 4 और 2 देखने हैं, बाकी नहीं देखने। ठीक है, 102 हमें नहीं देखने। तो 4 कौन कौन से हैं?
बेटा 4 में पहला आएगा कठोपनिषद, और कठोपनिषद से क्वेश्चन आता है कि कठोपनिषद के अंदर बेटा दिया गया है यम और नचिकेता का संवाद। यम और नचिकेता का संवाद, यानी कि संवाद को कहते हैं डायलॉग्स ऑफ यम एंड नचिकेता। डायलॉग्स मतलब यम भगवान और नचिकेता जो कि एक बच्चा है, उन दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं वो किस उपनिषद में है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो कठोपनिषद में है। कठोपनिषद किस में लिखा हुआ है मैम? ओनली इन प्रोज, केवल गद्य में लिखा हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तो बेटा यहाँ पे जो नचिकेता है वो यम से मृत्यु के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यम है वो उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो बातचीत है वो किस उपनिषद में है, तो मैम कठो उपनिषद में है। और कठो उपनिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है मैम? वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गद्य में है। तो 4 में से एक तो आपने जाना कि मैम एक होता है कठो उपनिषद, एक होता है कठो उपनिषद, एक होता है बेटा जी ईश उपनिषद। ईश उपनिषद एक होता है बेटा जी श्वेतांबर उपनिषद। श्वेतांबर उपनिषद लिख लीजिएगा। और एक होता है चौथा मैत्रेयी उपनिषद। मैत्रेयी उपनिषद। ये आपके 4 वो उपनिषद हैं जो केवल और केवल किस में हैं, तो आप कहोगे कि मैम केवल और केवल हमारे जो गद्य में हैं। अब हम जानेंगे 2 ऐसे उपनिषद जो केवल किस में है, जो मैम गद्य और प्लस पद्य दोनों में है, और मैम चंपू काव्य का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो बेटा एक है आपका प्रश्न उपनिषद और एक है केन उपनिषद। प्रश्न उपनिषद और एक है बेटा जी केन उपनिषद। कल कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि मैम साइड में होकर लिखा करो। बेटा जब मैं इधर लिखती हूं तो खुद ही मैं साइड में होकर लिखती हूं, लेकिन जब मुझे बीच में आपको समझाने आना पड़ेगा तो फिर साइड से समझा नहीं सकती। तो 2 उपनिषद कौन कौन से हैं जो चंपू काव्य के उदाहरण हैं? प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। ये 2 ऐसे आपके उपनिषद हैं जो आपका चंपू काव्य का एग्जाम्पल्स हैं। और वेद कौन सा है, तो वो यजुर्वेद है, पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब हमें यहां पर जानना है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। चलिए देखिए, यहां पर आप लिखेंगे, मैं साइड में होकर ही लिखने की कोशिश करती हूं, इसलिए सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट उपनिषद आपसे पूछा है, तो बेटा जी बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। और बेटा इस उपनिषद की 2 खास बातें हैं। एक तो इस उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य का संवाद है। गार्गी जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट फीमेल हैं, और याज्ञवल्क्य जो कि एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो यहाँ पर बातचीत होती है, उसको कहाँ लिखा गया है? इस बृहदारण्यक उपनिषद में। और बृहदारण्यक उपनिषद में ही लिखा हुआ है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, जिसका अर्थ होता है।
यानी हम कह सकते हैं कि ये वर्ड्स कभी भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद यानी डायलॉग्स किस उपनिषद में है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है तमसो मां ज्योतिर्गमय वर्ड किस उपनिषद में है। तो मैम दोनों ही जो हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा देखा है तो सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। सबसे छोटा उपनिषद है बेटा जी मांडुक्यो उपनिषद। मांडुक्यो उपनिषद सबसे छोटा। फिर सबसे पुराना कौन सा माना जाता है? तो बेटा सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। और कहीं कहीं बेटा जी कभी कभी आपको मिल जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। बेटा अगर छांदोग्य उपनिषद ऑप्शन में नहीं होगा तब आप बृहदारण्यक लगाओगे। अगर बृहदारण्यक और ये छांदोग्य दोनों हैं तो आप छांदोग्य लगाओगे, क्योंकि आप लोग गूगल सर्च करते हो बहुत सारे लोग, तो उसमें दोनों दे रखे हैं, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी मैम इसको देनी है, छांदोग्य उपनिषद को देनी है मैम। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी में, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है बेटा कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। भले ही झूठ कितना भी अच्छा क्यों न लगे, लेकिन झूठ कभी जीतता नहीं है। तो सत्यमेव जयते जिसका अर्थ है सत्य की ही हमेशा जीत होती है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से ये बेटा बहुत पूछा जाता है। कहां से लिया गया है? मैं मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब बेटा एक बहुत ही आसान प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि कुल संस्कार कितने होते हैं? कुल संस्कार, और ये संस्कार कब से शुरू होते हैं? जब एक व्यक्ति माता के गर्भ में होता है, तो माता के गर्भ से क्या होती है? इन संस्कारों की शुरुआत। और फिर जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक ये संस्कार उसके साथ चलते हैं। और इन कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। सारे बच्चों ने लिखा है मैम 16 संस्कार होते हैं। और इन 16 संस्कारों का ये जो वर्णन किया गया है, ये कहां कहां किया गया है? तो वर्णन बेटा जी व्यास स्मृति, व्यास स्मृति में इसको एक्सप्लेन किया गया है, मनु स्मृति में किया गया है जो कि मनु के द्वारा लिखी गई है, और बेटा जी धर्मशास्त्रों में भी किया गया है। तो इनका वर्णन कहां कहां देखने मिलता है मैम? व्यास स्मृति, मनु स्मृति और धर्मशास्त्रों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 16 संस्कार लिखवाऊं आपको? 18 पुराणों की संख्या होती है महेंद्र जी, संस्कारों की नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। संस्कार कितने होते हैं मैम? 16 संस्कार होते हैं। जिस दिन बच्चा पेट में आता है उस दिन से लेकर, और हम कह सकते हैं कि जिस दिन उसकी मृत्यु होती है तब तक संस्कार चलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि 16 संस्कार लिखवाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि है तो मैं पीडीएफ में आपको दे देती हूँ लिखकर, मतलब जो टाइपिंग वाली पीडीएफ है। अब बहुत सारे कहेंगे हाँ, बहुत सारे कहेंगे नहीं, बहुत सारे कहेंगे हाँ, बहुत सारे कहेंगे नहीं। नहीं पूछा नहीं जाता है कि कौन सा संस्कार होता है, ये नहीं पूछा गया है कभी भी। और आप ये अगर लिखना चाहते हैं ना तो गूगल सर्च करेंगे, वहां पे लिख के आ जाएंगे।
लिखवा दो मैम, चलो लिखो, खुश रहो तुम, लिखो चलो। पहला लिखना गर्भाधान संस्कार, फटाफट लिखती जाऊंगी मैं। गर्भाधान संस्कार, जब बच्चा गर्भ में आता है। पुंसवन संस्कार, ठीक है, लिख दे रही हूं मैं, आपकी इच्छा है, मना नहीं कर सकते, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। समिन तो नयन संस्कार, शिशु की सुरक्षा के लिए करवाया जाता है ये, ठीक है। और आपका जातक्रम संस्कार, जिसमें बच्चे को शहद चटाया जाता है, जातकर्म संस्कार। उसके बाद बेटा जी नामकरण संस्कार, संस्कार खुद लिख लेना। निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बच्चे को बाहर निकाला जाता है, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें बच्चे को कुछ खिलाया जाता है, ठीक है, लगभग 6 महीने पे होता है। चूड़ाक्रम संस्कार, जिसमें बच्चे का मुंडन कराया जाता है। विद्यारंभ संस्कार, जिसमें बच्चे को विद्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, विद्यारंभ संस्कार। फिर होता है बेटा जी कर्ण भेदन संस्कार, जिसमें बच्चे के कान छेदे जाते हैं। कर्ण मतलब कान, भेद मतलब भेद, छेदना, तो कर्ण भेदन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है। वेदारंभ संस्कार, जिसमें बच्चे को वेदों की शिक्षा दी जाती है। केशांत संस्कार, जिसमें बच्चे को गुरुकुल से विदाई दी जाती है। समा और फिर है आपका समावर्तन संस्कार, जिसमें बच्चे को गृह प्रवेश की अनुमति दी जाती है। फिर होता है विवाह संस्कार, जिसमें बच्चे की शादी करवाई जाती है। और फिर हो जाती है व्यक्ति की मृत्यु, उसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। लो, लिख दिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में भी यही लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में भी यही लिखेंगे। फटाफट लिखो, क्योंकि अब मैं चलूंगी आगे की तरफ। क्लियर है? 6 नहीं 16, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया, अब देखिएगा आगे ध्यान से। हाँ, लड़कों के भी कान छेदे जाते थे पहले पिंकू, अब कौन फॉलो करता है ये 16 संस्कार। अब हम लिखेंगे वेद, कितने हैं टोटल? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा मैम अथर्ववेद। अथर्ववेद, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी किसको कहते हैं। बेटा जी वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। और जो ऋग्वेद है, इसकी शुरुआत कब हो गई थी? ऋग्वेद की शुरुआत हो गई थी ऋग्वैदिक काल में, और ये पूरा कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद हम पढ़ते हैं? ऋग्वैदिक काल में हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। और बाकी हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में सारे शुरू हुए, लेकिन इसकी शुरुआत कब हो गई थी? ऋग्वैदिक काल में, ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले इस हिसाब से हमें कौन सा वेद पढ़ना है? मैम इस हिसाब से हमें सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ना है। ऋग्वेद को पढ़ना है। लिखिएगा, सबसे पुराना वेद अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है, यानी ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद। आंसर इज ऋग्वेद।
उसके बाद में बेटा इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और बेटा इसमें किसकी जानकारी दी गई है? ऋचाएं दी गई हैं इसमें, यानी मंत्र। और ये जो ऋचाएं हैं या मंत्र हैं बेटा, इनकी संख्या को लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा है। जैसे कहीं दे रखा है 10,462, ठीक, कहीं दे रखा है 10,532, कहीं दे रखा है 10,580। मैम सबसे वैलिड कौन सा है? सबसे वैलिड कौन सा है मैम? तो सबसे वैलिड है बेटा जी ये वाला नंबर 10,462। और ऋग्वेद या और भी वेदों की हम बात करेंगे तो उनमें सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 1028 सूक्त हैं इसमें। और प्यारे बच्चे ऋचाओं की संख्या, मंत्रों की संख्या इसमें कितनी हैं? तो मैम अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर करेंगे। अलग अलग किताबों में अलग अलग है। 1028 बेटा जी सूक्त हैं। ठीक है, 1028 इसमें सूक्त हैं। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आप लिखेंगे कि इसमें शब्द कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं। तो कहा जाता है कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 लाख हैं, 1.5 लैक्स। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख शब्द इसमें बताए जाते हैं। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है, जो इसका रीडर होता है, उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बनता है। तो बेटा जी ऋग्वेद को पढ़ने वाला यानी कि रीडर कौन होता है? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है होत्र या होता। होत्र या होता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके मंडल से क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट रुक जाओ। एक तो 16 ही तो है बेटा, 14 कहाँ है? ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं कि इससे और क्या प्रश्न बनता है, तो मंडल से प्रश्न बनता है। जैसे अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल। और इसके तीसरे मंडल में क्या है बेटा जी? गायत्री मंत्र। और इस गायत्री मंत्र की जो रचना की है, मतलब जिसने इसे लिखा है, उनका नाम है ऋषि विश्वामित्र जी। और इस गायत्री मंत्र को किसको समर्पित किया गया है? किसको डेडिकेटेड है ये? पता है गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड होता है? तो आप कहोगे कि मैम जो गायत्री मंत्र है ये या तो सूर्य देवता को या सावित्री देवी को समर्पित होता है। ठीक है, सूर्य देवता या सावित्री देवी। यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में चौथा मंडल, जिसमें बेटा जी कृषि की जानकारी है, एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है। और इस चौथे मंडल में प्यारे बच्चे पृथुवेन्यू पृथुवेन्यू पुरुष के बारे में पता चलता है। पुरुष के बारे में पता चलता है। मैम ये कौन है पृथुवेन्यू? तो भारत का पहला कृषि इंजीनियर, भारत का पहला कृषि इंजीनियर।
और ये बात किसमें बताई गई है? ऋग्वेद के चौथे मंडल में। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में, इंपॉर्टेंट है सेवंथ मंडल, सातवां मंडल, जिसमें प्यारे बच्चे कहा गया है दशराग्य युद्ध का वर्णन। दशराग्य युद्ध, इसमें इसका वर्णन है। दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था बेटा जी? रावी या परुष्णी? किस किस के बीच हुआ था? राजा सुदास, जो आर्यों का राजा था, और वर्सेस 10 भारतीय राजा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। जीत किसकी हुई थी? राजा सुदास की। जीत किसकी हुई थी? राजा सुदास की। ठीक है, उसके बाद में आठवां मंडल, इसमें है बेटा जी हस्तलिखित रचनाएं। और इन हस्तलिखित रचनाओं को हम कहते हैं खिल। क्या कहा जाता है बेटा जी ने? खिल। लिखिए फटाफट। हस्तलिखित रचना को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंड रिटन कंपोजिशन, इट्स कॉल्ड खिल। हैंड रिटन कंपोजिशन, इट्स कॉल्ड खिल। और जो आपका नौवां मंडल है वो डेडिकेटेड है सोम देवता को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो 10वां मंडल है बच्चे, उसमें किया गया है चार वर्णों के बारे में बताता है। अब ये चार वर्ण कौन से हैं मैम? फर्स्ट इज ब्राह्मण, सेकंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य, और फोर्थ इज शूद्र। ये जो वर्ण शब्द है, वर्ण शब्द का प्रयोग पहली बार पुरुष सूक्त में किया गया है। पहली बार पुरुष सूक्त में। और इन चारों के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य बताए गए हैं धर्म सूत्र में। और ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया था कि ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल तक जो जाति व्यवस्था थी, जो कास्ट सिस्टम था, वो था बेस्ड ऑन कर्मास। मतलब जो आप कर्म करोगे, जो आप कर्म करोगे, वो आपके जो कर्म होंगे वो कैसे होंगे? जैसे मैम अगर हम किसी को पढ़ाएंगे तो हम ब्राह्मण, मतलब जो ज्ञान देगा। जो रक्षा करेगा मैम वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा, और जो इन तीनों की सेवाएं करेगा वो शूद्र होगा। और इन्हें ऐसे भी एक्सप्लेन किया गया है कि ब्राह्मण मतलब मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय मतलब बाजुओं से पैदा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 10वां मंडल है उसमें डायरेक्टली यहाँ पर चार वर्ण बताए गए, और ये भी बताया गया कि इनके कर्तव्य हैं कहाँ पर हैं। तो इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में है, जिसके हिसाब से ब्राह्मण पढ़ाएगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, और वैश्य व्यापार करेगा, और शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा। बच्चा कह रहा है 1 2 5 6 कहाँ है? कहाँ लिखा है 1 2 5 6? कहाँ लिखा है मुस्कान? रुक जाओ एक मिनट, मैं अभी आपको देख लेती हूँ, संस्कार गिन लेती हूँ, वरना आप लोग मुझे पढ़ाने नहीं दोगे। ठीक है, पढ़ाने ही नहीं दोगे वरना।
चेक कर लेती हूँ एक बार। 1 1 2 ठीक है, 1 2 3 4, नामकरण 5, निष्क्रमण 6, अन्नप्राशन 7, चूड़ाक्रम 8 और विद्यारंभ 9, कर्णभेदन 10, यज्ञोपवीत 11, 12, 13, 14, 15 और मैम 16। और मैं कह रही थी कि 16 ही हैं। सौरभ आप मत लिखो बेटा, अगर मैं ज्यादा लिखाती हूं तो आप माइंड में फिक्स कर लो सब, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं कि सब कुछ माइंड में फिक्स कर लें। अब तो मैंने नंबरिंग भी कर दी, 16 संस्कार हैं ये। अब शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा। अब ये मंडल, इनमें इंपॉर्टेंट मंडल मैंने आपको बताए हैं, 10 के 10 नहीं बताए, क्योंकि 10 के 10 पूछे ही नहीं जाते हैं। आगे चल सकती हूँ, अब आगे चल सकती हूँ बच्चे। भाई जिसको लिखना है वो लिखें, अब ये नहीं कहना है कि लिखवाती हूँ। बेटा लिखवाना तो पड़ेगा, वरना आपको याद कैसे होगा, है ना। और नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए भाई, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिखने से हाथ घिस जाएगा तो मत लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है। ऋग्वेद का उपवेद, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है बेटा जी वो होता है आयुर्वेद। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो मैम आयुर्वेद होता है। लेकिन एक व्यक्ति है सुश्रुत, लिखना सुश्रुत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है। अब मैम यहां पे कैसे होंगी चीजें, हम कैसे आंसर करेंगे। देखो, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आप सिंपल बोल दोगे आयुर्वेद। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है, तब आप लिखेंगे बेटा जी अथर्ववेद का। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा वो भी मैं डिस्कस कर रही हूं आपके साथ। और आज मेरी क्लास जो है वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संदीप सर की होगी। तो इन दिनों में मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी इन दोनों चैप्टर से जो आपके प्रीवियस ईयर आए हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड भी। और फिर वर्कशीट में आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ऋग वैदिक काल की बात यहां पे हुई। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जो ऋग वैदिक काल था, दो क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें लोहे के बारे में लिखना, कि जो लोहा है इस ऋग्वैदिक काल में इसकी खोज हो गई थी।
खोज हो गई थी, मतलब इसको डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन लोहे का प्रयोग, यूज ऑफ आयरन, ये किया गया था बेटा जी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मतलब खोज कर ली ऋग वैदिक काल में ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यूज कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। क्या इसका कोई एविडेंस है? क्या इसका कोई साक्ष्य है? जी हाँ बेटा, इसका जो एविडेंस आपको मिलता है इसके यूज का, वो मिलता है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एटा जिले में है और यूपी में पड़ता है। तो एटा के अतरंजी खेड़ा में ये एविडेंस मिला है कि लोहे का खोज तो पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो अब ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया है, ऋग्वेद को हमने जान लिया है, और ऋग्वेद किस समय शुरू हो गया था? ऋग वैदिक काल में ही, लेकिन बाकी वेद मैम बाकी तो उत्तर वैदिक काल में। तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी मैम? अब हमारी हेडिंग शुरू होगी उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। ये होगा मैम अब। और इसका समय बच्चे मैंने आपको क्या बताया था मैम? 1000 बीसी से और 600 बीसी उत्तर वैदिक काल रहेगा। तो ऋग्वेद की शुरुआत कब हुई? ऋग वैदिक काल में, लेकिन कंप्लीट कब हुआ? कंप्लीट हुआ उत्तर वैदिक काल में। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने, अगेन रिपीट करती हूं, ऋग्वेद की शुरुआत ऋग्वैदिक काल में हो गई थी, लेकिन मैम उसकी जो रचना हुई, कंप्लीट जो वो हुआ, वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। एंडिंग वाला क्या है? एंडिंग वाला ये है कि बेटा जो लोहा है, आयरन है, अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किस काल में हो गई थी, डिस्कवर कब कर लिया था? ऋग वैदिक काल में। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस लोहे के प्रयोग कब शुरू हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। इसका कोई एविडेंस है? इसका कोई साक्ष्य है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में यूज हुआ? हाँ, अतरंजी खेड़ा यूपी इसका साक्ष्य है। अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। हाँ बेटा, अन्य वेद भी पढ़ेंगे, ये किसने कहा कि नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। इसमें अब हम पढ़ेंगे सामवेद, सामवेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ये किसने कह दिया कि नहीं पढ़ेंगे भाई? अथर्ववेद सब पढ़ेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चे। अब सबसे पहले कौन सा वेद इसके बाद? मैम सामवेद। ठीक है, हाँ, लोहे की खोज ऋग्वैदिक में, लेकिन प्रयोग उत्तर वैदिक में। बिल्कुल नेहा, वेरी गुड। ठीक है, आगे आइए। अब हमारा अगला वेद कौन सा है मैम? अगला वेद है सामवेद। सामवेदा, इसे कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक, यही है भारतीय संगीत का जनक। इसी में हुआ स्वरों का पहली बार प्रयोग। अब मैम ये स्वर क्या है?
तो आपने सुना होगा जब संगीतकार कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये जो होता है आपका सा रे गा मा पा धा नी, तो ये क्या होते हैं? स्वर, संगीत के स्वर। तो पहली बार इसी में प्रयोग हुआ, सा रे गा मा पा धा नी। और जो इसको पढ़ने वाला होता है सामवेद को, इसका जो रीडर होता है उसे कहते हैं उद्गाता या उद्रात्र। क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्रात्र। उद्रात्र ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपवेद बेटा जी गंधर्व वेद, और ऋग्वेद का आयुर्वेद, इसका गंधर्व वेद। ये है आपका सामवेद। किसकी जानकारी दे रहा है? और एक चीज और ध्यान रखना, ये एक ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, बेस्ड ऑन ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो आप कहेंगे मैम कि वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और अगला वेद कौन सा होगा? यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में होगा, जो चंपू काव्य का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? यजुर्वेद लिखेंगे मैम। यजुर्वेद हमारा तीसरा वेद, और इसमें क्या है मैम? इसके अंदर हमें यज्ञ और बलि, बलि देते थे ना, जैसे पहले मनुष्यों की भी बलि देते थे, पशुओं की भी बलि देते थे, आज भी देते हैं। तो यज्ञ और बलि से संबंधित जो कर्मकांड होते हैं, कर्मकांड को क्या कहते हैं? रिचुअल्स, या जिन्हें हम कई बार विधि भी कहते हैं। तो ये किस तरीके से किए जाएंगे, इनकी विधि किस वेद में है? यजुर्वेद में। इनके रिचुअल्स किस में है? इसी में है। और ये आपका बेटा जी गद्य प्लस पद्य दोनों में है। इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है? चंपू काव्य का उदाहरण है। मेम्प्रोज एंड पोइट्री दोनों में है, ये गद्य और पद्य दोनों में है। और इसको जो पढ़ने वाला है वो मैम अधर्व्यू है, उसे कहते हैं अधर्व्यू। ठीक है, और इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद मैम धनुर्वेद है, जिसमें किसकी? धनुर्वेद। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ये एक ऐसा वेद है बेटा, मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, यजुर्वेद की बेटा दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं। कौन कौन सी? एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो ये दो शाखाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? दो। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और मैम शुक्ल यजुर्वेद। अब हमारा एक वेद बचता है, और वो बेटा बचता है अथर्ववेद। तो नेक्स्ट वेद आपका कौन सा है मैम? नेक्स्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। और जब हम इसको लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिखिएगा
सबसे नया वेद, सबसे नया ये है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। उसके अलावा लिखिएगा सबसे लोकप्रिय, मोस्ट फेमस, या मोस्ट पॉपुलर भी आप लिख सकते हो, मोस्ट पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय वेद है ये। ठीक है, सबसे नया वेद है। और बेटा इस अथर्ववेद को, जो अथर्ववेद है, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद इसे कहा जाता है। इसमें प्यारे बच्चे किस किस की बात है? जादू टोना, जिसे आप ब्लैक मैजिक कहते हो, वशीकरण, पति को वश में करें, सास को कैसे वश में करें, ठीक है, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट, तो कृषि कीट के बारे में बात है। और बेटा जी औषधि यानी मेडिसिन के बारे में बात है। तो हमें केवल क्या याद रहता है? जादू टोना। लेकिन इसमें कृषि कीट जो हमारी फसलों को प्रभावित करता है, वो अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसकी जानकारी इसमें है। आप ध्यान रखेंगे कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में हम क्या याद रखते हैं? केवल जादू टोना। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, है ना, कि मनचाहा जीवन साथी कैसे पाएं, सौतन से छुटकारा कैसे पाएं। तो ये जो होते हैं ये सब क्या है? ये अथर्ववेद से ही निकला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा कह रहा है टोटल झाड़ फूक। आगे आ जाओ। इसमें क्या की गई है? कन्या के जन्म पर निंदा, इसमें कन्या जन्म पर निंदा की गई है। ठीक है, इसको जो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला उसे कहते हैं ब्रह्म। जो बच्चा पहले ही लिख चुका है कमेंट बॉक्स में कि मैम इसे ब्रह्म कहते हैं। बेटा इसमें क्या कहा गया है? सभा एवं समिति, जिनके बारे में मैंने कल आपको समझाया था, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया है। प्रजापति की दो पुत्रियां, टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, सभा एंड समिति। किस वेद में? अथर्ववेद में। और बेटा इसका उपवेद है शिल्पवेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर को कैसे वश में करें, काश मुझे भी पता चल जाता, तो मुझे तुम्हें इतना नहीं पढ़ाना पड़ता, फिर मैं वही पढ़ाती जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आता, है ना। काश मुझे भी पता चल जाता। हाँ, ये सब भी लिखा रहता है, लेकिन इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है कि नौकरी कैसे पाएं, या फिर जैसे बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने लगते हैं। बेटा जी आपको कर्म जब आप करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। नौकरी डिपेंड करती है आपकी मेहनत पर, और आप जितना मेहनत करोगे नौकरी उस दिन आपके पास होगी। और मेहनत कैसे? आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, पीडीएफ पे कभी डिपेंड मत रहो। खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं मैम? हम यहाँ पे ये करते हैं कि पंडित जी को दिखा रहे हैं कि भैया हमारे बेटे की नौकरी लगेगी। पंडित जी कहेंगे हाँ सरकारी नौकरी तो है इसके भाग्य में। बेटा जी भाग्य भी इंसान आज के समय पे खुद बना सकता है अपनी मेहनत के दम पर। कहते हैं कि हाथों की लकीरों में भाग्य होता है, लेकिन जिनके हाथ नहीं होते क्या उनका भाग्य नहीं होता? उनका भी तो होता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैम कल क्या पढ़ेंगे हम? कल जो पढ़ेंगे, कल का मतलब है मंडे को, वो हम पढ़ेंगे आपके ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो आपके वेद हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब वेदों को जो सिंपल भाषा में लिखा गया है उसको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों को मैं आपको, कि भाई ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, और कुछ फैक्चुअल चीजें मैं आपको बताऊंगी, जैसे वेदांग कितने हैं, इनकी संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है, पुराण कितने हैं, रामचरितमानस को किसने लिखा, रामायण को किसने लिखा, महाभारत को किसने लिखा, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये आपके वेद थे, इस वेद में क्या चीजें हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और जो बच्चे यहाँ पर कहते हैं, मेरी एक और बात सुनते जाइए कि नवीन सर का समझ आता है, तो बेटा जी नवीन सर की हिस्ट्री की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई हैं, आप उनको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हर टीचर का अपना एक तरीका होता है और वो टीचर वैसे ही पढ़ाता है। अगर आप उस टीचर को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे दिमाग से, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब दिमाग का खेल होता है। मैं आपको पूरा एफर्ट लगाती हूँ, आपके एक एक कमेंट को जो मुझे जेन्युइन लगता है देखती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाने की कोशिश भी करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नवीन सर से पढ़ना है, बेटा आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, आपका जो है एसएससी यूट्यूब चैनल पर रोजगार विद अंकित के उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा आपको बेस्ट दे रही हूँ, और नवीन सर के मार्गदर्शन से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।